अवस्थी जी ने कहा था ना, सीमेंट चाहे अंबुजा सीमेंट हो या जेके सीमेंट, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए बस। नीट के सीबीएसई के पीड़ित बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस दिलाए, सपा दिलाए, बसपा दिलाए, भाजपा दिला दे, भाजपा भी दिला सकती। जाकर कहो अपने महामहिम से संबित पात्रा जी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें, विपक्ष से मुद्दा छीन। मेरा जो पूरा बैच था, हम इस आदमी को या इसकी पार्टी को क्या कभी माफ कर सकेंगे? मोदी जी, परीक्षा पे चर्चा, केंडू जनरेशन, पबजी वाला है क्या, ये सब नौटंकी करके कुछ नहीं होता। आपका भी क्या है, आप तो रिटायरमेंट की ओर हैं। अगले नेताओं को सोचना चाहिए, लेकिन अगले नेता भी आपने कहां छोड़े हैं पार्टी। हेलो, नमस्ते दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है। टाइटल देख के, थंबनेल देख के वैसे तो समझ ही गए होंगे किस बारे में होगा। थोड़ा सा इमोशनल साइड में रखते हुए तार्किक लेवल पे बात करेंगे कि नीट का जो रायता फैला है और उसको बचाते बचाते कैसे सीबीएसई सिलेबस से बाहर से आ गया, और किस तरह धर्मेंद्र के साथ साथ नरेंद्र को भी ये मुद्दा शायद डुबाकर मानेगा। मैंने जानबूझ के ये चीज टाइटल में रखी है, इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे वीडियो में। 4 मुद्दों पे मेन वीडियो में बात करूंगा कि सरकार कैसे अपनी फैलाई विष्ठा पे पानी डालने की बजाय, उसे साफ करने की बजाय, उस पर उल्टा पेशाब करके उसे और थथेर रही है। दूसरा मुद्दा यह कि कोर्ट में जो नया रायता फैलाती नजर आई सरकार, अब वो गलती से फैल गया, जानबूझ के फैलाया, उस पर बात करेंगे। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण, कि विपक्ष इस पूरे में क्या कर रहा है। क्या एक गलत लाइन विपक्ष ने पकड़ ली है या फिर वही सही लाइन है जो अब पकड़ी है। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा मामला है और मूलतः धर्मेंद्र प्रधान आगे नरेंद्र सरकार पर कैसे भारी पड़ सकते हैं या पड़ने ही वाले हैं, ये मैं एक निजी उदाहरण लेकर के लॉजिकली आपको बताऊंगा। जब ऐसा ही कुछ जैसा अभी सीबीएसई के छात्रों के या नीट के छात्रों के साथ हो रहा है, ये मैंने अपने जीवन में या मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, हमारे बैच ने जो फील किया था, वो एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीबीएसई के कॉपी रीचेकिंग वाले मुद्दे पे जो अब तक के अपडेट्स आए हैं हाल ही में, उस पर बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो सीबीएसई के पास आई हैं वो है 4,04,319, जिसमें जितनी आंसर शीट्स बच्चों ने मांगी हैं, अब ऐसा भी है ना, कई बच्चों ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स की आंसर शीट्स मांगी हैं, तो टोटल मिलाकर जो आंसर शीट्स मांगी गई हैं वो है 11,31,961, जिनमें से सीबीएसई अब तक डिजिटली 8,98,000, मोटा माटी मान लेते हैं 9 लाख आंसर शीट्स प्रोवाइड करा चुकी है। जो रीइवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन की सीबीएसई की विंडो खुलेगी वो 1 जून से खुलेगी। अब इसमें हम देखते हैं कि रायता फैलता है या फिर कुछ सही देखने को मिलता है, पॉजिटिव देखने को मिलता है। जहां रायता फैला है और सरकार नहीं फैलाया है, उसकी बात कर लेते हैं। प्रधान जी का एक बयान, सबसे पहले तो यह पहली बार था कि सीबीएसई ने इतने बड़े स्तर पे सिस्टम लागू किया है। माना कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इन्हें ठीक किया जाएगा और समाधान निकाला जाएगा। अरे प्रधान जी, आपकी जिम्मेदारी का क्या करें हम? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि जिम्मेदारी तो 26/11 के बाद हाफिज सईद ने भी ली थी। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन हाफिज सईद एंड धर्मेंद्र प्रधान? दोनों का पसंदीदा डायलॉग है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। क्या करें जिम्मेदारी का? हमने हाफिज सईद को माफ कर दिया था क्या? अब कोई ये मत बोलना कि अरे यार तू आतंकवादी से क्या नेता को कंपेयर कर रहा है। नहीं, मैं इस डायलॉग को कंपेयर कर रहा हूं। यही डायलॉग बाजी नीट वाले में हुई थी, यही सीबीएसई में आपने कर दी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अरे भाई, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप नहीं भी जिम्मेदारी लेंगे ना मीडिया के सामने आकर, तो भी जिम्मेदारी आप ही की है। नीट का रायता समेटा नहीं गया और ये सीबीएसई वाला बैकफुट पे इनको धकेल दे रहा है, क्योंकि ये सिलेबस के भार से आ गया। जैसा कि मैंने कहा कि विष्ठा पे पानी डालने की बजाय इन्होंने मूत्रदान कर दिया है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं कुछ वीडियोस लगा रहा हूं आपके स्क्रीन पे, ये ध्यान से देखिए और सुनिए। प्रिंसिपल ऑफ न्यू एरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ोदरा, प्रिंसिपल श्रेया देवी, भागीरथ राठी, महेश्वरी विद्यापीठ। Class 12 CBSE results have naturally brought excitement, questions and anxiety for many students and parents. This year, CBSE has taken a massive step towards modernizing our examination ecosystem by introducing the on-screen marking OSM system. From an academic perspective, this initiative is a step towards improving the transparency, the accuracy. By automating totals and question-wise score mappings, it completely eliminates human clerical errors. Basically, standardization of the evaluation process. हर नए सिस्टम के साथ शुरुआत में कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं। If any student feels there is a discrepancy, kindly use the CBSE re-evaluation window. So let us all embrace this digital advancement with trust. Trust the system. Stay calm. And let us trust the system. Trust the system. तो ये कुछ वीडियोस अलग अलग स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के हैं, सब वही ज्ञान दे रहे हैं ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग स्कीम के ऊपर, उसके फायदे गिनवा रहे हैं कि ह्यूमन एरर कम होता है, इवैल्यूएशन और फ्री होता है और अनबायस होता है,
कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, लेकिन सीबीएसई पर भरोसा रखें, हम आपके साथ हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वही कॉपियां भरने वाले जो आंसर्स होते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स ने बोला है, बुलवाया है, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सरकार डायरेक्टली करा रही है, लेकिन दोस्तों मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और भारत में रहने वाले लगभग सभी लोग ये जानते हैं जो कभी भी स्कूल गए हैं या जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जाएंगे, कि भाई स्कूल और हॉस्पिटल ये जो दो धंधे हैं ना इस देश के, सबसे मस्त धंधे हैं। वेलफेयर के नाम पर सबसे ज्यादा जेबें भरी जाती हैं, पर चलो कोई बात नहीं भाई, आपको प्रॉफिट बनाना है, आपका हक है, संविधान आपको हक देता है, बनाओ प्रॉफिट, पैसा कमाओ। लेकिन हम एक और बात जानते हैं कि हर स्कूल, लगभग हर प्राइवेट स्कूल के मालिक का किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना होता है। आसान भाषा में कहें तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, लोकल नेता की वो लटकन होता है। साफ दिखाई दे रहा है एक वीडियो में, या तो मैनेजमेंट ने या यूं कहूं कि मालिक जो भी होते हैं स्कूल्स के, उन्होंने पार्टी के किसी लोकल नेता को या पार्टी को ही या मंत्री को या सांसद को नजरों में नंबर बढ़वाने के लिए ये वीडियोस बनवाए हैं। मैं सच बता रहा हूं, आप जिस स्कूल में गए होंगे, आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है, आपके आसपास में कोई पब्लिक स्कूल है, आप उसके मैनेजमेंट, उसके ट्रस्टीज के नाम देखेंगे और उसके बाद उनकी अगर कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल होंगी या वैसे ही आप उन्हें जानते होंगे या एरिया में उनके बारे में पूछेंगे, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की लटकन ही निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब में प्रिंसिपल्स को बीच में आने की जरूरत ही क्या है? क्या किसी पेरेंट ने, किसी बच्चे ने स्कूल से कोई शिकायत की? टीचर या प्रिंसिपल का कोई नाम तक ले रहा है, किसी स्कूल का कोई नाम ले रहा है? ये पूरा जो मामला है ये सब एजुकेशन मिनिस्ट्री, सीबीएसई और सरकार और बच्चों के बीच में है। स्कूल या प्रिंसिपल क्यों बीच में आके उड़ता तीर अपने ले रहे हैं भैया? आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। आप सीबीएसई के वकील क्यों बन रहे हो? आप चुप रहो ना, चुपचाप आप स्कूल चलाओ, फालतू का ओवर टाइम मत करो। आपका काम था बच्चों को पढ़ाना, पढ़ा करके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना और बोर्ड के दरवाजे तक लेके जाना। सीबीएसई में जब उस बच्चे का फॉर्म डाला जाता है 10वीं का या 12वीं का, अब मामला सीबीएसई और उस बच्चे के बीच है। अब बच्चे, अभिभावक और सीबीएसई आपस में सब कुछ देख लेंगे। आप क्यों दलाल बन रहे हो? और आप तो कोई डीडी न्यूज के पत्रकार भी नहीं हो, प्रिंसिपल हो ना, आप शिक्षक हो, आप गुरु हो, अपने पद की गरिमा रखिए, ये रीलबाजी मत करिए। और सरकार जो इनडायरेक्टली ये सब करा रही है, या हम कहें कि ये लोग कर रहे हैं तो सरकार उसको फैसिलिटेट कर रही है, सही बात है। छोटे नेता इस चीज को प्रमोट भी कर रहे होंगे लोकल लेवल पे, इससे लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ ही रहा होगा। बच्चे सोच रहे हैं, पेरेंट्स सोच रहे हैं कि ये सब मत करो, काम करो, बच्चों की क्वेरी जल्दी सॉल्व करो, ये प्रिंसिपल से पीआर कराना बंद करो। पहले तो केवल चाटू पत्रकार थे जो छात्रों को पाकिस्तानी बता दे रहे थे, अब ये सब नौटंकी चालू हो गई है। बाय द वे एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं, हमारे महामहिम का इस पे अभी तक सिंगल बयान भी नहीं आया है। ये लाखों छात्रों का विषय है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन नीट के मामले में इनडायरेक्टली बहुत कुछ हो गया। इसी से हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अनोखा हुआ। शुक्रवार 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक को लेकर के पिटीशन सुना जा रहा था, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उस पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहती है कि पेपर लीक की असल समस्या तब तक रुकने वाली नहीं है जब तक हम असल में अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करते हैं। जनता को पता चलना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसे किसी के कंधों पे तो आपको डालना पड़ेगा ना। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बेहद ट्रॉमेटिक है, हम अपने देश के छात्रों को इस तरह निराश नहीं कर सकते, और यह केवल छात्रों का नहीं, उनके परिवारों का भी विषय है। छात्र पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, पूरे साल भर लगा देते हैं, अपना समय इतना खपाते हैं और उसके बाद ये सब मिलता है। अब इसके जवाब में एसडी तुषार मेहता ने कुछ रोचक कहा। या तो उन्होंने वो जान करके कहा या निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। भले ही कोर्ट में ऐसा ना हुआ हो, भाई इतने सीनियर वकील है, ऐसे मुंह से थोड़ी निकल जाएगा, जानकर ही कहा होगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद एसजी महोदय को ऐसी फील जरूर आई होगी। तुषार मेहता जी ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरी सिचुएशन को पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। यहां से मजा शुरू होता है। इसके बाद मामले का असली राजनीतिकरण हुआ भी, या प्रयास हम जो भी कह लें, वो शुरू हो गया। और मेरे हिसाब से ये पहले ही हो जाना चाहिए था। विपक्ष इतने समय से जो धृतराष्ट्र बना हुआ सो रहा था, अगर वो ना सो रहा होता तो ये बहुत पहले हो जाता। इससे कूदते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसा कि मैंने कहा था कि विपक्ष क्या कर रहा है। राहुल गांधी ने तुषार मेहता के इस ट्वीट पे कोट ट्वीट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी तो नीट पेपर के लीक को भी पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे। इतना होने की देर थी कि सारे दरबारी मंत्री, नेता फौरन मैदान में कूद पड़े। ये सारे अब तक इस मुद्दे पर गोंद पिए हुए थे, अचानक से एक्टिव हो गए।
ऋग्वेदी त्रिवेदी जी, हमारे सुधांशु जी जो है, इतना लंबा चौड़ा सा लेख लिख दिया बीके भर का, इशू क्लूलेस शेमलेस, एकदम सेंसलेस ट्वीट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों ने इसी तरह के रिस्पांस दिए हैं, जाकर के कमेंट्स में क्यूटीज में पढ़ लीजिएगा, मैं यहां पे नहीं लगाने वाला, आपकी स्क्रीन नहीं गंदी करूंगा मैं। भाजपा के दोस्तों एक और अति गंभीर नेता है और वो अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम है संबित पात्रा जी। वो भी इस पर बोले कि राहुल की मंशा वेलफेयर नहीं है, पॉलिटिकल बेनिफिट है। आप चाहो तो मुझे कमेंट में गाली दे देना कि तू राहुल गांधी की बात को जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन कोई नेता यदि फालतू इलॉजिकल हगास करेगा तो आप बताइए क्या कहा जाए। मैं कोई भाजपा का मेंबर तो हूं नहीं कि संबित पात्रा की हगास मुझे साफ करनी है या मुझे जस्टिफाई करनी है, नहीं, मैं कांग्रेस का मेंबर हूं भाई, जो सही बोलेगा मैं उसके साथ हो लूंगा, सीधी बात है, जिसकी बात लॉजिकल होगी। संबित जी, पहली बात, राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है? क्या है? परोपकारी है वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं लेगा तो कौन लेगा? अभिनेता लेगा, क्रिकेटर लेगा, सोल्जर लेगा, कौन लेगा भाई? जब यूपीए 2 में दबाकर स्कैम पे स्कैम चल रहे थे और भाजपा उसका विरोध कर रही थी, तो हमने, आम जनता ने कभी ऐसा कहा कि भाजपा यह सत्ता पाने के लिए कर रही है? अरे कर रही है तो कर रही है, सत्ता पाना उनका हक है भाई। विपक्ष का काम क्या होता है किसी डेमोक्रेसी में? जनता की बात रखो, खुद सत्ता पाने का प्रयास करो। तो वो दोनों काम यदि वो बंदा कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? राहुल कोई वेलफेयर के लिए वहां नहीं है ना, जैसा कि मैंने कहा, क्या वो फिलैंथ्रोपिस्ट है? आप उदाहरण लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो किया, मतलब 12-13 में वो प्रयास कर रहे थे चुनाव लड़ने का और सब एक्सपोज कर रहे थे कांग्रेस को कि भाई देखो इतने स्कैम कर रहे हैं, इतने स्कैम, क्या वो वेलफेयर के लिए कर रहे थे काम? नहीं, उनको भी सत्ता चाहिए थी ना। तो जो काम 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था, आज की डेट में अगर वो राहुल गांधी करे तो ये गलत कैसे है? दोनों नेता ही तो है ना, दोनों में से कोई संत महात्मा तो है नहीं कि समाज के कल्याण के लिए वो कर रहे हैं। ना ना ना, अभी का ले लीजिए, जब मोदी जी बंगाल जाकर भाषण देते थे कि ममता दीदी ने आतंक मचा रखा है, तो क्या उनका मोटिव केवल जनता को आतंक से बचाना था या बंगाल में अपनी पार्टी को जिताना भी था? सत्ता तो हर नेता को चाहिए भैया, ये मॉरल हाई ग्राउंड का गेम क्यों खेल रहे हैं संबित जी? ये फालतू की डिबेट होती है बिल्कुल। राजनीतिक लाभ, नेता राजनीतिक लाभ नहीं लेगा तो कौन लेगा? डेमोक्रेसी ऐसे ही काम करती है, सत्ता अपना काम करती है और जो उसमें गलत होता है, जिसमें जनता के साथ अन्याय होता है, जनता पीड़ित होती है, विपक्ष उसमें जनता की आवाज बनता है, जनता को न्याय दिलाता है और उसमें राजनीतिक लाभ लेता है। दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। चाइना में ऐसा नहीं होता, रशिया में ऐसा नहीं होता, सऊदी में या पूरे गल्फ में लगभग ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। यहां पे भी कुछ लोग बोलते हैं ऐसी फालतू की बातें, डिक्टेटरशिप चाहिए हमको, खी। मोदी जी अगर डिक्टेटर बन गए ना, तो तू ये जो बोल रहा है ना यूट्यूब पे, मैं भी ये जो बोल रहा हूं, ये हो सकता है हम ना बोल पाए। लोगों को ये चीज दिखती नहीं है, वो ये ना, हम लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। डिक्टेटर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अरे चाइना क्या मस्त है। चाइना मस्त है तो वहां पे चाइना में मेरी तरह ऐसे कोई बोल नहीं पाता है, आपसे संवाद नहीं कर सकता कि उसको क्रिटिसाइज कर दिया कि शी जिनपिंग का निर्णय गलत है, नहीं हो सकता भैया। और ऐसा मत सोचिएगा कि हम पत्रकार या यूट्यूबर हमारे साथ ही ये होगा। डिक्टेटरशिप कैसे काम करती है आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप 10 बजे से 5 बजे तक की कोई जॉब करते हैं, कोई डिक्टेटर आ जाता है और वो चाहता है कि नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, 10 से 5 तक जॉब नहीं होगी, अब सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक जॉब होगी और पैसा उतना ही मिलेगा जितना मिलता है। जो भी विरोध करेगा उसको गोली पड़ेगी। यही होता है ना डिक्टेटरशिप में, गोली पड़ती है, सीधी सी बात है। स्टालिन यही करता था, हिटलर यही करता था, इवन चाइना में ये होता है। जाकर के देखिए लेबर लॉज किस तरीके के हैं। सुनने में तो बहुत मजा आता है ये, लेकिन जब अपने ऊपर बीतेगी तब आपको पता चलेगा। आप में से जो भी लोग ऑफिस जाते होंगे, ये है डिक्टेटरशिप का स्वाद, वो हर किसी को चखना पड़ेगा, हम जैसों को भी, आपको भी। अब बताइए कितनी मजेदार है डिक्टेटरशिप। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारा चुना हुआ या हमने जिस पार्टी को वोट दिया था उसका नेता एक बार सत्ता में आ गया, अब विपक्ष कुछ ना करे, अब ये चुप हो जाए, अब आप डिक्टेटर बन जाइए। नहीं भाई, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, इट ऑलवेज करप्ट्स। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन किसी ने देखी होगी तो बहुत अच्छा डायलॉग बोला था लेक्स लूथर ने, उसने तो गॉड तक से कनेक्ट कर दिया था, दैट इफ गॉड इज ऑल पावरफुल ही इज नॉट ऑल गुड, इफ ही इज ऑल गुड ही इज नॉट ऑल पावरफुल। क्योंकि ये अनकहा रूल है नेचर का, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। कोई भी व्यक्ति को अगर एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी वो हो जाएगा तानाशाह। तो ये इलॉजिकल बातें नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष लाभ ले रहा, अरे ले भाई, तू जनता को लाभ दिला, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, बात खत्म। अवस्थी जी ने कहा था ना तन्नू एड्स मन्नू में कि ईंट से ईंट जोड़ना हमारा काम है। सीमेंट चाहे अंबुजा सीमेंट हो या जेके सीमेंट, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए बस। इसी तरह बच्चों को, नीट के सीबीएसई के पीड़ित बच्चों को न्याय मिलना चाहिए बस। कोई भी पार्टी दिलाए, कांग्रेस दिलाए, सपा दिलाए, बसपा दिलाए, भाजपा दिला दे, भाजपा भी दिला सकती है, आगे मैं बता रहा हूं ना।
दूसरी बात यही है कि मैं कब से कह रहा हूं, इस पर मैंने ट्वीट भी किया कई बार कि छीन लो राहुल गांधी से मुद्दा, जाकर कहो अपने महामहिम से संबित पात्रा जी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें और विपक्ष से मुद्दा छीन लें। असल मुद्दे को लेकर के कुछ ना करना है, केवल सोशल मीडिया पे बकर काटनी है। लोग अब आपकी पार्टी की ये सब तकनीकें समझने लगे हैं, तो विपक्ष इस मामले में चौका मार गया है, चौका मारने के मूड में है। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये टारगेटिंग अब शुरू हो गई है कि ये प्रधान ना सही तो वो प्रधान सही। लेकिन इस मुद्दे पे मैं विपक्ष को लेकर के एक और बात कहनी चाहूंगा। इतने सालों में मुझे पहली बार लग रहा है कि किसी मुद्दे पे विपक्ष ठीक ठाक खेल रहा है। बढ़िया नहीं खेले हैं अभी तक, ठीक ठाक। लेकिन इस देश का मीडिया इतना अति उच्च कोटि का सुअर हो चुका है कि कहने की हद नहीं है कुछ। 12 मई को पूरा मामला सामने आया था नीट का कि हाँ भाई दोबारा पेपर होगा। 13 मई को राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे थे, इस बात की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मीडिया के चटुए इतने बेशर्म हो चुके हैं ना ये लोग कि जनता को डाइवर्ट करने के लिए कभी कॉकरोच में फंसाए बैठे हैं, कभी दूरदर्शन पर बैठा कोई दरबारी छात्रों को पाकिस्तानी बताने में व्यस्त हो जाता है। बाकी बचे ये चोट्टे चोट्टियां चॉकलेट के लाभ से लेकर के पेट्रोल के बड़े दामों को जस्टिफाई करने में अपनी लिपस्टिकें घिसे पड़े हैं और पड़ी हैं। न तो किसी ने नीट के मामले में सड़कों पर चल रहा विरोध कवर किया, न ठीक से सीबीएसई द्वारा प्रताड़ित छात्रों की बात जोर दे करके उठाई जा रही है, जिसमें सरकार और धर्मेंद्र प्रधान को, मंत्री को सीधा घेरा जा रहा हो। दूसरी ओर कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल इसमें यह है कि राहुल गांधी चुनाव के समय तो वो यात्रा निकालने के लिए तुरंत सड़क पे आ जाते हैं, इस मामले में दिख नहीं रहे। इसके मुझे लगता है 2 कारण हैं। या तो वो अपने इस मुगालते में है कि ट्वीट करके, वीडियो बना के, पीड़ित परिवारों से मिलके, या ये एक आध वन लाइनर मार के इससे ही काम हो जाएगा, या शायद वे चाहते ही नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्योंकि देखो, नाकारा मंत्री यदि सरकार में रहे तो वो लगातार गड़बड़ी घपले करता ही रहेगा। इसलिए केवल ऊपर ऊपर से ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस को प्रधान का इस्तीफा चाहिए, नहीं, भीतर से राहुल गांधी को, कांग्रेस को स्वयं नहीं चाहिए उनका इस्तीफा। वो नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि प्रधान पद पे रहे ताकि आगे, यानी कि आने वाले किसी चुनाव के समय में मोदी सरकार को घेरने के मौके मिलते रहें। और आप देखिएगा मिलते रहेंगे, तो ये रुकने वाला नहीं है। आप मुझे पेसिमिस्ट कहिए, नेगेटिव कहिए, मुझे तो 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा पे भी शक है। ये कुछ भी कह दें कि एयरफोर्स को उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहां पे भी कुछ धांधली हो सकती है। नीट में जब पीजी में हो सकता है तो यूजी में क्यों नहीं होगा? तो जब तक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, मंत्री का इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, तो ये चीज चलती रहेगी। और फिर जैसा कि मैं कह रहा हूं, ये चीज ऊपर जाएगी। मैं तो कब से ये चीज कह रहा हूं, चाहे कटाक्ष की फॉर्म में कह लो या कैसे भी कह लो, कि प्रधान का इस्तीफा मांगोगे तब जाके प्रधान का मिलेगा। यदि प्रधान का ही मांगोगे तो घंटा मिलेगा। भाई सीधी बात है, राजा की कुर्सी आप जब तक नहीं हिलाओगे वो प्यादे की कुर्बानी नहीं देगा। अब तो विश्वास करना भी ये कठिन सा हो गया है कि प्रधान ही दोषी हैं क्या, क्योंकि जिस तरह पे उनका बचाव चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोयले की दलाली में तो बहुत से हाथ काले हैं। अब फिर असली वाले प्रधान से इस्तीफा मांगना चाहिए। मेरा यह कहना भी पूर्णतः लॉजिकल इसलिए है क्योंकि आप याद करिए वही 2012-13 का समय, कनिमोझी, राजा, कलमाड़ी, सोनिया, राहुल, इन सब के नाम आ रहे थे स्कैम्स को लेकर के, जितने भी घोटाले चल रहे थे। लेकिन हम अकाउंटेबिलिटी किसकी मानते थे? मनमोहन सिंह। हम ये कहते थे कि ये इतने इतने नाम पड़ गए थे, मौन मोहन कह देते थे उनको कि भाई ये चुप है, ये धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंडी डाल के बैठे हैं जमीन में। ये क्या तरीका है? तो राजा जब अपने मंत्रियों की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करेगा, जो नाकारे मंत्री हैं उनको लात मार करके अपने मंत्रिमंडल से नहीं निकालेगा, तो सवाल राजा पे उठेंगे भाई कि आपके भी हाथ काले हैं। जब मनमोहन सिंह के लिए ये चीज होता था तो आज क्यों नहीं होगा? आज जब मोदी जी प्रधान के सामने ढाल बने खड़े रहेंगे तो यही लगेगा ना कि पूरे झमेले में मोदी जी तक का हाथ है। नहीं तो आप लीजिए प्रधान का इस्तीफा। क्यों डर रहे हो आप? किससे डर रहे हो? लाखों बच्चों का वोट चाहिए कि नहीं आपको? सोच लीजिए। प्रधान के पास, आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारे वोटों की ताकत है तो भाई ठीक है, दबे रहिए। या फिर लगेगा कि आपको किसी बात का डर है, क्योंकि एक बात की गारंटी आप ले लीजिए कि ये बंदा और ये मुद्दा दोनों इस पार्टी को भारी नुकसान करने वाले हैं। और इसी से मैं जाऊंगा अपने लास्ट पॉइंट पे कि ये पूरा मामला और मूलतः धर्मेंद्र प्रधान आगे चल के नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार पर कैसे भारी पड़ने वाले हैं और पड़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपनी निजी स्टोरी आपको बताता हूं। मैं 2009-2010 के उस बैच का हूं। मैंने उस समय 10th क्लास की थी और हमारा बैच उस समय की सरकार का वो गिनी पिग, या जिसे हम सफेद चूहा कह देते हैं ना, मतलब हमारे बैच पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। आपको याद होगा एक हगास आई थी CCE नाम की, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये चरस बेची गई थी कि 10th बोर्ड नहीं होगा, ये जो बकैती है ये होगी, CCE होगा।
इंटरनल मार्क्स होंगे। किस चीज के नंबर होंगे? कॉपी के नंबर, होमवर्क के नंबर, क्लास वर्क के नंबर, असाइनमेंट्स, ये परसेंटेज इसकी ज्यादा होगी। और एग्जाम भी स्कूल में होंगे, बोर्ड पे पेपर नहीं होंगे, स्कूल में एग्जाम होंगे, स्कूल की टीचर चेक करेंगी। ये सब बकवास चल रही थी। और इस पूरे ज्ञान मशक्कत के पीछे लॉजिक क्या दिया गया था? वही जो मीठा बनाने वाली बकर होती है ना बच्चों को, कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बोर्ड से केवल उसके एग्जाम नॉलेज पता लगती है। एक दिन की नॉलेज से आप बच्चे को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? बोर्ड का एग्जाम तो बस एक ही दिन होता है, उस दिन बच्चा अपना 100% नहीं दे पाया, ये वो आटे जाटे इस तरीके की बातें हुई थी कि इस देश में भी है, उस देश में भी है, अच्छे अच्छे देशों में होता है, इससे बच्चों का ओवरऑल विकास होगा, मानसिक दबाव कम होगा, फलाना ढिमका, दुनिया जहान के तर्क दिए गए थे। 9th में हम पर यह बम गिरा था। उस समय सीसी का बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि सीधी सी बात है, लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो यार, ये किस तरीके की चीज है? बच्चे के ज्ञान के लेवल पे उसे जज करो। बोर्ड में इतना क्या वो हो गया, तुम जबरदस्ती को कि प्रेशर होता है, ये होता है, वो होता है। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि पूरे साल प्रेशर झेल ले, वो उतने 10-20 दिन या 1 महीने का प्रेशर नहीं झेल पाएगा। और था भी इतना बिजार सा वो था कि कॉपी, क्लास वर्क, होमवर्क, इन सब चीजों के नंबर थे। जब भी सीसी का विरोध हुआ करता था, ये पीटर पेटिग्रू आता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और उसमें यही सब बकैती करता था, जैसी आज धर्मेंद्र प्रधान करता है कि हम करेंगे, सब ठीक कर देंगे, इससे ये फायदा होगा, लहसुन होगा, बतासे होंगे। हुआ ये कि मेरे बैच के मेजॉरिटी बच्चों को इस आदमी की शक्ल तक से घिन आने लगी थी। और मैं सच बता रहा हूं, मुझे तो आज भी आती है, और मेरे जैसे बहुत हैं। होगा कोई बड़ा वकील, इंटेलेक्चुअल, लेकिन यह बंदा हमारे फ्यूचर से खेला। उस टाइम का एक्सपेरिमेंटल रैट इसने हमको बनाया। और फिर यही सीसीई, अब पता लगता है ना कि कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था फेल्ड व्यवस्था है, आगे चल करके सीसीई बंद करना पड़ा, दोबारा से बोर्ड होने लगा 10वीं के बच्चों का। अब आप बताइए कि मेरे जैसे बच्चों के, या मेरा जो पूरा बैच था, हम इस आदमी को या इसकी पार्टी को, और उससे भी ज्यादा मनमोहन सिंह को, क्या कभी माफ कर सकेंगे? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वही हुआ जो आपके सामने था 2014 में। हम लोग और हमारे आगे के पीछे के कुछ बैचेस जो उस टाइम के फर्स्ट टाइम वोटर्स थे 2014 में, तो जो पूर्ण बहुमत आया था अब की बार मोदी सरकार 2014 में, हमारी जनरेशन का उसमें बहुत तगड़ा योगदान था। वो जो 2009-10 का कपिल सिब्बल का और कांग्रेस को लेकर के जो गुस्सा था, वो पूरा 2014 में निकला। अब यही सिचुएशन आप आज पर ले आइए। ये बेचारे बच्चे, कम से कम ये जो 4 लाख हैं जो आज सफर कर रहे हैं, ये जो नीट के 22 लाख बच्चे हैं जो टेंशन में बैठे हुए हैं, क्या ये कभी धर्मेंद्र को, नरेंद्र को माफ कर पाएंगे? आज जब 12th क्लास के बच्चों को ये फिगर आउट करना था कि भाई कौन से कॉलेज जाना है, कौन से कोर्स में जाएं, क्या ब्रांच लेनी है, एंट्रेंस टेस्ट अगर जो भी होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के होते हैं उनकी तैयारी करते, ऐसे समय में वो बेचारे अपनी कॉपियों की रीचेकिंग भर रहे हैं। वो भी हो नहीं पा रही, उसमें भी किसी के गलत नंबर चढ़ा दिए हैं, वो रीचेकिंग में कॉपी मांग रहे हैं तो कॉपी ब्लर आ जा रही है। अब ये बच्चे क्यों माफ कर दें, बताइए सरकार को? और ये सब कम पड़ गया था कि सत्ता के चाटुकार पत्रकार हैं, वो बच्चा कोई शिकायत लेकर के आएगा तो उसे पाकिस्तानी लिख देंगे, यही करना बचा था। अब बताइए क्यों ये बच्चे माफ कर देंगे सरकार को? मोदी जी, ये परीक्षा पे चर्चा, केंडू जनरेशन, पबजी वाला है क्या, ये सब नौटंकी करके कुछ नहीं होता है। जनजी से कनेक्शन ऐसे नहीं बनेगा, असल में उसके लिए कुछ और करना होता है। पीआर से सब कुछ नहीं चलता मोदी जी। आपकी छवि बन जाएगी लेकिन पार्टी की गड़बड़ा जाएगी। बाकी फिर क्या बोले, आपका भी क्या है, आप तो रिटायरमेंट की ओर हैं, अगले नेताओं को सोचना चाहिए उसके लिए, लेकिन अगले नेता भी आपने कहां छोड़े हैं पार्टी में। तो 100 बात की एक बात, आज बीजेपी आईटी सेल भले ही आपको किसी वाड़नगर के मोहल्ले का या अहमदाबाद की किसी गली का पार्षद का चुनाव में बीजेपी की जीत को मोदी लहर बता दे और पूरा जोर लगा के बता दे कि देखो देखो इतना विरोध हुआ बच्चों का, तब भी मोदी लहर है। लेकिन सच ये है कि ऐसे गंभीर मुद्दे जो बच्चों से, खास तौर पे देश के युवा से संबंधित होते हैं, उनसे डील करते हैं, वो आगे चल के बहुत डैमेज करते हैं। करंट नेताओं को शायद ना भी करें लेकिन पार्टी को करते हैं। देखिए ना, मैंने बताया कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन आज भी उसके नाम की गालियां मैं और मेरे बैच के लाखों बच्चे कांग्रेस को दे रहे होंगे। कांग्रेस गालियां खा रही है क्योंकि ये 16, 17, 18 की एज का गर्म खून होता है और कोमल दिमाग होता है उस बच्चे का। आप उसे इतना परेशान कर रहे हो, इतना मेंटल टॉर्चर अब कर रहे हो, तो आप क्या सोचते हो वो बदला नहीं लेगा? वो बच्चे हैं भाई, देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।